हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे, एक तो बाउंड्रीज जो है ना कुछ न्यूज़ में रहती हैं बीच बीच में, तो कुछ एग्जाम्स में आया भी था। तो एक तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की अगर जो बाउंड्री है वो कई बार न्यूज़ में रहती है, डिस्प्यूट रहता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट रहता है, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी टेंशन्स चलती रहती हैं, तो वो न्यूज़ में रहता है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अगर हम ऐसा मैप बनाएं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट में कौन रहता है? चाइना, किंग जोंग उन वहाँ के लीडर हैं। और ये है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ये यूएस सपोर्ट है। यूएस और साउथ कोरिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है और ये कैपिटलिस्ट कंट्री होगी जहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, तो साउथ कोरिया काफ़ी आगे है, नॉर्थ कोरिया काफ़ी पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पर किंग जोंग उन है जो किंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपन नहीं है सिस्टम, यहाँ पर फ्रीडम लिबर्टी साउथ कोरिया में ज़्यादा है। तो साउथ कोरियन कंपनी इंडिया में भी अच्छा बिजनेस करती हैं, तो यूएस सपोर्टेड है। तो इनके बीच में जो बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया साउथ, 38th पैरेलल है, 38th पैरेलल। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। 38th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री। उसके अलावा एक रेड क्लिफ लाइन, वो किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो स्टूडेंट, हम ये जो भी डिस्कस करें इसके ऊपर बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव, आपको टेस्ट करना है आप चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से समझें, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो बाउंड्री डिफाइन हुई थी उसे हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। उसके अलावा यूएस और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लैटिट्यूड है बेसिकली। तो यूएस एंड कनाडा के बीच में, यूएस एंड कनाडा के बीच में 49th पैरेलल है, यूएस और कनाडा के बीच में। और एक 17th पैरेलल भी कभी कभी एग्जाम में आया है। 17th पैरेलल ना, ये प्रोविजनल लाइन थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, प्रोविजनल लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये वियतनाम के बीच में, ठीक है। अब तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम एक ही हो चुका है, इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, तो एक ही देश है अब। नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इनके बीच में थी प्रोविजनल लाइन, जिसमें आधा जो है ना यूएसएसआर की कंट्रोल में था और आधा यूएस के कंट्रोल में था। तो वियतनाम वॉर हुआ था तब अमेरिका वहाँ से चला गया था 1975 में, ठीक है। तो एक तो ये है। उसके अलावा डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन जो है ये टू रीड्रॉ, इसके लिए हमारा एक पिछला वीडियो भी था, उसमें भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था, तो आप पुराने वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा है। तो रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। मतलब इंडिया में क्या होता है कि जितनी भी लोकसभा सीटें सब जगह इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसको ध्यान में, उस लॉजिक के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, माइग्रेट होते रहते हैं, कुछ जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कुछ जगह कम। तो बार बार ना कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करना होता है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, या जितने भी एमएलए इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तो बाउंड्री को रीड्रॉ करना होता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ताकि इक्वल पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो इंडिया में अभी तक डीलिमिटेशन एक्ट जो आए हैं, कमीशन एक्ट, वो 4 ही आए हैं, 1952, और ये सेंसस के बाद ही आएगा, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी उसके बेसिस पे। इसने यूज़ करा 1951 का सेंसस, फिर ये वाला एक्ट आया, इसने यूज़ करा 1961 का सेंसस, फिर आया ये, इसने यूज़ करा 1975-1 का सेंसस, फिर आया 2002, इसने यूज़ करा 2001 का सेंसस। तो 4 ही बार डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया है, बाउंड्री रीड्रॉ हुई है। अब अगला जो डीलिमिटेशन होना है 2026 के बाद जो पहला सेंसस है उसके बेसिस पे होना है, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा एक एबल प्राइज होता है, नॉर्वे का है एबल प्राइज 2025, एबल प्राइज, इसे नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं।
तो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है। 2025 में मिला है मासाकी काशीवारा को। ये जापानीज हैं, इनको मिला है, जापानीज काशीवारा, ये जापानीज हैं, इनको मिला है एबेल प्राइज 2025, मासाकी काशीवारा। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय 38th पैरेलल। वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक नहीं करा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो 38th पैरेलल, तो केवल वीडियो को देखो मत, आप लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करिए। हाँ, 17 पैरेलल हमने बोलता प्रोविजनल लाइन है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। 49 पैरेलल हमने बात करी थी कि यूएस और कनाडा के बीच में। पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। तो रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा बी, इसका हमारा आंसर है। नॉर्वेगन एबल प्राइज 20 अवॉर्डेड टू मासाकी काशीवारा, जापानीज है, बी इसका हमारा आंसर है। हाँ, अब आते हैं, डिस्कस करते हैं। पाम्बन आइलैंड काफी न्यूज में रहता है, पाम्बन आइलैंड। इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, रामेश्वरम आइलैंड। पाम्बन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड, ये पॉपुलर हुआ अपने वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज की वजह से। वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने अप्रैल 2025 में ही करा है। अप्रैल 2025 में मोदी जी ने इनॉग्रेशन करा है वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज। ठीक है, पाम्बन आइलैंड है क्या? जैसे अगर हम बात करें, ये इंडिया है, तो तमिलनाडु, और यहाँ पर ऐसा पाम्बन आइलैंड है, और फिर मन्नार आइलैंड है, ये श्रीलंका हो गया, ये श्रीलंका, ये पाम्बन आइलैंड है। और यहीं पर टाउन है रामेश्वरम, और यहाँ पर राम सेतु है, राम सेतु, और ये मन्नार आइलैंड है। यहाँ पर ना काचातीवू आइलैंड भी डिस्प्यूटेड रहा है। काचातीवू आइलैंड एक, आप अगर देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काचातीवू आइलैंड, पाक स्ट्रेट भी है, काचातीवू आइलैंड, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट नैरो वाटर लेन को बोलते हैं। तो ये सब रिलेटेड है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि शिप ना ऐसे घूम के जाते हैं, तो बेटर ये रहेगा, शिप कैसे जा पाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ना रेलवे लाइन है। अब रेलवे लाइन होगी तो शिप तो जा नहीं पाएगा, और रेलवे लाइन को तोड़ के थोड़ी चला जाएगा शिप। तो यहाँ पर ना वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज बनाया गया है। जब भी कोई शिप यहाँ से यहाँ पर पास होना हो, क्योंकि ऐसे में रूट लंबा होता है, तो वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज क्या हो जाएगा, 17 मीटर तक ऊपर हो जाएगा, और रास्ता खुल जाएगा, शिप आएंगे जाएंगे, फिर वो ब्रिज नीचे आ जाएगा, फिर ट्रेन जा सकती है। तो ये पाम्बन ब्रिज कनेक्ट करता है तमिलनाडु और पाम्बन आइलैंड को थ्रू रेलवे। ये जो ब्रिज है ये बनाया किसने है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने, निगम लिमिटेड। थोड़ा मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं, आइए मैप के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे ये मैप में अगर हम समझें, हाँ, ये तो तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर ये पाम्बन आइलैंड है, यहाँ पर ये ब्रिज है, ये धनुषकोडी है पाम्बन आइलैंड के लास्ट में, यहाँ से राम सेतु शुरू हो जाता है, मन्नार आइलैंड है यहाँ पर। यहीं पर काचातीवू आइलैंड भी है, पाक स्ट्रेट है, काचातीवू आइलैंड है, ये श्रीलंका है। ठीक है, तो यहाँ पर पाम्बन आइलैंड बना है, पाम्बन आइलैंड है, तो यहाँ पर ब्रिज बना है यहाँ पर। तो देख भी लेते हैं किस तरीके से है ब्रिज। ये वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज, वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज इस तरीके का है। ये जो है ब्रिज नीचे आता है, ट्रेन ऐसे जाती है, ये वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज वर्टिकली ऊपर चला जाता है, तो 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर जा सकता है। और भी इमेजेस होंगी, ये तो पुराना ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है, ये वर्टिकल ऐसे ऊपर चला जाता है, ये ऊपर, ये ओपन हो जाता है, यहाँ तक चला जाएगा ये, और फिर ये ओपन हो जाएगा शिप के लिए। तो 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर चला जाता है वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज। रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है, ये ध्यान रखना है। और 17 मीटर राइज कर जाता है विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेवलप्ड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड, 17 मीटर तक ऊपर चला जाता है, और इंडिया का पहला वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज है, फर्स्ट इंडिया का, इससे पहले कोई नहीं था। ठीक है, तो ये आपको एक तो ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल होते हैं,
जैसे एक तो PSLV है प्रेजेंट में, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या करते हैं, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग में यूज़ होते हैं। मान लो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो एक लॉन्च व्हीकल ग्राउंड में होता है, ठीक है, रॉकेट रखा जाता है जिसमें सैटेलाइट होगी, लॉन्च व्हीकल अलग अलग बूस्टर टाइप के होते हैं, और फिर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऊपर स्पेस में चला जाता है। तो कुछ लॉन्च व्हीकल तो यहीं पर नीचे बर्न हो जाता है, फिर सैटेलाइट ऊपर स्पेस में प्लेस की जाती है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मोस्टली ना पोल्स के अलॉन्ग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए होती है, जैसे अर्थ है तो पोल्स के अलॉन्ग। GSLV मोस्टली ना इक्वेटर के अलॉन्ग सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए होता है, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में हमारे पास जो इंजन यूज होता है सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, 4 स्टेजेस के इंजन होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड। ये गेयर की तरह होता है, जैसे गेयर 1 गेयर 2 गेयर 3 गेयर 4। शुरुआत में ना सॉलिड ही फ्यूल यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, तो सॉलिड फ्यूल ही रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, हाई थ्रस्ट। तो ये गेयर 1 है, फिर गेयर 2 है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है अलग अलग इंजन में कम बर्निंग फ्यूल बर्निंग होने लगती है, ठीक है। तो PSLV इस तरीके का है। GSLV हमारा सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक, ये 3 स्टेज होता है। क्रायोजेनिक में हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है। मतलब ये इतने कम टेम्परेचर में होता है कि, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्योंकि वैसे गैस है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्रायोजेनिक होता है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। GSLV एक तो Mark 1 होता है, GSLV Mark 1 MK1 बोलते हैं, फिर GSLV Mark 2 और GSLV MK थर्ड होता है। अब इसी का अपग्रेडेड वर्जन है LVM3 लॉन्च व्हीकल Mark 3। तो अलग अलग वर्जन है GSLV के, अपडेटेड वर्जन होते हैं। GSLV Mark 1 Mark 2 Mark 3, तो अब LVM जैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो पोलर सैटेलाइट है, ये जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 1 हमारा ना PSLV से भेजा गया था। PSLV एक एक्सेल कैटेगरी है, उससे भेजा गया पोलर सैटेलाइट से चंद्रयान 1। 2 हमारा ना GSLV से भेजा गया, GSLV MK3 से, और चंद्रयान 3 जो है हमारा LVM से भेजा गया, LVM3। तो आपको ये ध्यान रखना है किस किस से भेजे गए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड भी एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OM। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ लेते हैं। मार्केट में ना क्या होता है कि एक तो होता है जो मनी सप्लाई, ठीक है, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, और गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उसी की रिस्पेक्ट में जितनी इसकी मनी वैल्यू है उतना ही लिक्विडिटी कैश का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी अगर ज़्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी, तो इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई, मतलब अगर ये मोर हो ये लेस हो, तो ये सिचुएशन कहाँ चली जाती है, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। और ये अगर लेस हो और ये मोर हो तो डिफ्लेशन हो जाता है, रेट गिर जाते हैं। तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बेहतर है? क्या ये बेहतर है? ये बेहतर तो नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम है, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, माल बिकेगा नहीं दुकानदार का, वो तो लोगों को नौकरी से निकाल देगा जो प्रोड्यूसर हैं। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो सकती है। तो बेस्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी के लिए ना, 4% इन्फ्लेशन आइडियल माना जाता है। एक टारगेट रहता है, RBI 4% इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 4% से कम भी नहीं होना चाहिए। 4% आइडियल, +-2% का मार्जिन लेके चल रहे होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मान लो कि लिक्विडिटी ऊपर नीचे है, लिक्विडिटी पंप करनी है, तो एक तरीका RBI का होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट।
ओपन मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी के सिक्योरिटीज़ को खरीदता बेचता है, जिसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स को खरीदता है तो पेमेंट देगा, तो मार्केट में पैसा पंप कर रहा है और बदले में शेयर्स ले रहा है। तो खरीदेगा मतलब पैसा डालेगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आरबीआई को लगता है लिक्विडिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए, पैसा पंप करना है, तो खरीदेगा। जब आरबीआई को लगता है मार्केट से पैसा खींचना है, तो शेयर्स को बेचेगा और पेमेंट लेगा लोगों से, तो मार्केट में लिक्विडिटी गिर जाती है। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं क्या बन रहे हैं इसमें। एक तो पाम्बन आइलैंड सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, पाम्बन आइलैंड अभी हमने बात करी, सी तमिलनाडु। और 11th वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, अभी हमने बात करी फर्स्ट, ठीक है। और लाइक पोलर सैटेलाइट यूज क्रायोजेनिक, तो पोलर सैटेलाइट में क्रायोजेनिक नहीं यूज होता, तो दूसरा तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये ठीक है। लॉन्च, ये चंद्रयान वॉज लॉन्च, तो इसको भी गलत ही मानेंगे, क्योंकि हम चंद्रयान जो है ना, शुरू में PSLV, बाकी दो फिर GSLV और फिर LVM से लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इसको गलत मानेंगे, तो ओनली 1 ए हमारा आंसर माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, सेस या सरचार्ज। एक ना सेंटर का ना सेंट्रल डिविजिबल पूल होता है, बात कर लेते हैं सेंट्रल डिविजिबल पूल। अच्छा हमने अभी डिस्कस करा एक और क्वेश्चन, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ, ये ओपन, ओके, हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने बात करी थी ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, दीज आर मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई, तो ये करेक्ट है, आरबीआई सेल ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, जब एक्सेस लिक्विडिटी है तो मार्केट लिक्विडिटी खींचनी है, तो आरबीआई सेल करेगा ताकि पैसा आरबीआई के पास आ जाए, तो दोनों करेक्ट हैं, तो सी इसका आंसर है। हाँ, सेस एंड सरचार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। सेस एंड सरचार्ज क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना एक सेंट्रल डिविजिबल पूल होता है, डिविजिबल पूल में जो भी पैसा जाता है, वो जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। वीडियो को लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, केवल ऐसा ना हो कि केवल आप वीडियो देख रहे हो, लाइक ना कर रहे हो, कमेंट ना कर रहे हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो डिविजिबल पूल क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा किस हिसाब से होगा, वो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से डिसाइड होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट्स तो 41% स्टेट्स को मिलता है, 59% सेंटर को मिलता है। तो जो भी पैसा सेंट्रल डिविजिबल पूल में जाता है वो स्टेट और सेंटर के बीच में बंटता है। मतलब मोदी सरकार के पास जो भी इनकम टैक्स के रूप में मान लिया 100 रुपये गया, तो 59 वो रखेंगे, 41 स्टेट्स को बांटेंगे, तो ये बंटता है 41% और इतना इतना। अब सेस जो होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, और सरचार्ज वो सेंट्रल डिविजिबल पूल में नहीं जाता, वो प्योरली बिलोंग करता है सेंटर को। सेस और सरचार्ज ये टैक्स के ऊपर टैक्स है। जैसे सेस क्या है, 4% सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। जितना भी किसी इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स बन रहा होता है उसको 4% सेस और देना होता है। इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स होता है 4% और एक्स्ट्रा, ये सेंटर गवर्नमेंट को ही बिलोंग करता है। हेल्थ एंड एजुकेशन में सेंटर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही होती है, ये डिविजिबल पूल में नहीं जाता। या सरचार्ज क्या होता है, सरकार जो अमीर लोग हैं, जिनकी मतलब जो ज़्यादा कमा रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो उनके 50 लाख से ज़्यादा की इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, तो वो सरचार्ज होता है। वो भी सेंटर गवर्नमेंट को ही बिलोंग होता है, वो स्टेट के साथ बांटते नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं, सेस एंड सरचार्ज डज नॉट कम अंडर सेंट्रल डिविजिबल पूल, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।